जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, अपने संघर्ष में जुट रहे होंगे एवं अपनी मंजिल को पाने के लिए एक उम्मीद के साथ अपने संघर्ष को कामयाबी की तरफ हर कदम बढ़ा रहे होंगे। तो देखिए, आज हिंदी की क्लास में आपको पता है हम संधि को कंप्लीट कर चुके हैं। तो संधि को कंप्लीट करने के बाद आपने थोड़े बहुत एग्जाम्पल और देखे होंगे। अगर समस्या आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर आप देखिए, अब संधि को करने के बाद आपका जो दूसरा चैप्टर आता है वो है आपका समास। तो दूसरा चैप्टर क्या है आपका? समास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे समास। तो क्या पढ़ेंगे आज? समास। तो सबसे पहले बताइए कि समास का अर्थ क्या होता है? समास है क्या? समास है क्या? तो बताइए। समास दो शब्दों से बना है, सम, अगर इसका विग्रह कर दे, प्लस आस। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है बताइए। तो सम का मतलब होता है समान, और आस का मतलब होता है शब्द या फिर बैठना। तो जो आपका जो समास है उसका अर्थ क्या है? समान शब्द या फिर समान बैठना। समान शब्द या फिर समान बैठना। आ गया समझ? देखिए, संधि और समास में अंतर क्या है? आपकी जो संधि थी इसमें क्या था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता था उसको संधि कहते थे। लेकिन समास में क्या है? यहां पर समास में क्या होता है? दो शब्दों के मिलने से, दो शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको समास कहते हैं। तो समास का अर्थ क्या है? सम, आस। संधि विच्छेद हो गया इसका। तो समास का मतलब क्या हो गया? सम मीन्स समान, आस मीन्स क्या हो गया आपका? शब्द या फिर बैठना। तो इसका पूर्ण अर्थ क्या हो गया? समान शब्द या फिर समान बैठना। आगे क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है बताइए। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हम इसके लिए क्या एक शब्द में क्या कह सकते हैं कि समास ये है? समास का शाब्दिक अर्थ सीधे सीधे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। एक बार यूपी कांस्टेबल और एक रीट की परीक्षा में पूछा था कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप इसको ध्यान रखना, जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब यह एक पूरे वाक्य को क्या करता है? संक्षिप्त रूप में लिखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए, हम ले लें एग्जाम्पल के तौर पर कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो इसका संक्षिप्तीकरण कैसे होगा बताइए। रसोई के लिए घर, यह एक पूरा वाक्य होगा। तो पूरे वाक्य में ऐसा क्या किया जाए जो एक शब्द में सामासिक रूप में इसको लिख दिया जाए। तो क्या हो जाएगा? रसोई घर। तो ये हो गया इसका समासिक पद, यानी कि समास के नियमों से जो बना पद। सामाजिक पद, सामासिक पद किसे कहते हैं बताइए। यहां पर एक क्वेश्चन और आपको मिल गया कि सामासिक पद किसे कहते हैं बताइए, या फिर समस्त पद किसे कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं, सामासिक पद और समस्त पद किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो समास के नियमों से बना है, जो शब्द जिसमें समास के नियमों को प्रयोग किया गया है उसको क्या कहते हैं? सामासिक पद या फिर समस्त पद। तो यहां पर जो सामासिक पद या फिर जो समस्त पद क्या हो जाएगा? रसोई घर। और पूरा वाक्य क्या है? रसोई के लिए घर। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया समास का? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। समास का मतलब सम में समान, आस में शब्द या बैठना। समान शब्द या फिर समान बैठना, इसका शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में देखिए, रसोई के लिए घर, तो क्या बन जाएगा? रसोई घर। समास के नियमों से बना हुआ कोई भी संक्षिप्त शब्द
क्या कहलाता है? सामासिक पद या फिर समस्त पद। आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा बेसिक था समास के बारे में, जिनसे कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न बन जाता है। अब हम चलते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं उनको देखने। तो देखिएगा समास के कितने प्रकार होते हैं, अब हम ये देखेंगे। बड़े ही ध्यान से देखना, समास, संधि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है। तो बड़े ही ध्यान से समझना, ये बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप कठिन से कठिन सवाल को आसानी से कर सकोगे। तो देखिए समास के भेद, जो समास है उसके भेद कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो ये दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है सीधा जो सामासिक नियम है उसके आधार पर, एक तो आपका सामासिक नियम, सामासिक नियमों के आधार पर, और दूसरा आपका बांटा है पद प्रधानता के आधार पर। तो जो समास है उसका जो विभेदीकरण किया है वो दो आधार पर किया गया है। पहला कौन सा? सामासिक नियमों के आधार पर, दूसरा कौन सा? पद प्रधानता के आधार पर। तो दोनों प्रकार को अब हम पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं सामासिक जो नियम है उनके आधार पर समास के कितने प्रकार हैं। तो सामासिक नियम के आधार पर देखिए, सामासिक नियम के आधार पर जो समास के जो भेद हैं वो आपके कितने हैं? 6। समास कितने प्रकार का होता है? 6। अगर आपसे सिंपली पूछे कि समास कितने प्रकार का होता है तो आपको बताना है 6 प्रकार का। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पद प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है तो आपको बताना है 4 प्रकार का। कौन कौन से, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए 6 प्रकार के कौन कौन से। तो पहला जो समास आता है वो आता है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में एक पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का मतलब होता है आ प्लस व्यय। अव्यय, आ मीन्स ना, व्यय मीन्स परिवर्तन, व्यय मीन्स परिवर्तन, यानी कि लिंग, वचन या कारक के आधार पर जिस शब्द में परिवर्तन ना हो पाए वो क्या कहलाता है? अव्यय। अब आप यहां से अव्यय पता चल गए। अब जिस शब्द में अव्यय शब्द हो उसको क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। आ गया समझ? अब आगे देखिए दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास कौन सा है? जिन समास में कारक विभक्तियों का लोप हो। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, यह जो कारक हैं इनका अगर जिस शब्द में, जिस वाक्य में, जिस समास में लोप होता हुआ दिखे तो उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। आ गया समझ? आ गया। तो और क्या है आगे देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका द्विगु समास। जिस समास में, जिस शब्द में आपको पहला जो शब्द होता है वो संख्यावाची दिखे और जो पूरा जो शब्द होता है वो समूहवाची दिखे। इसमें दो प्रकार पूछता है। देखिए एक तो चौराया हो गया आपका। चौराया का मतलब होता है 4 राहों का समूह। तो चौ मीन्स 4 और रहा मीन्स होता है रास्ता। 4 रास्तों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले एक तंत्र, ये तो आपका संख्यावाची है एक, और तंत्र मीन्स होता है शासन, तो इसका क्या हो गया? एक का शासन। तो क्या यहां पर द्विगु समास है? द्विगु समास नहीं, क्योंकि द्विगु समास के साथ में पहला जो शब्द है वो संख्यावाची हो और पूरा जो शब्द है वो समूहवाची हो। यहां पर चौराया 4 राहों का समूह समूहवाची है, लेकिन एक का शासन समूहवाची नहीं है। एक का शासन एक वचन है, बहुवचन नहीं है।
तो एक का वचन मतलब पहला शब्द एक क्या है, एक अव्यय शब्द है, लिंग वचन कारक के आधार पर एक को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कौन सा, इस शब्द में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, और चौराया में द्विगु समास। बड़ी आसानी से आपको अंतर समझ आ गया होगा और बहुत ही आसानी से आप पहचान पाओगे कि द्विगु समास कौन कौन से होते हैं। पहला शब्द संख्यावाची और आपका पूरा शब्द समूहवाची, आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, आगे है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य का प्रयोग, यानी कि किसी ना किसी की विशेषता, किसी ना किसी से विशेषता बताई जाती है, किसी की विशेषता किसी और से यानी कि तुलना की जाती है, यानी कि तुलना की जाती है। तो यह कौन सा समास जिसमें विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता है, वह कौन सा समास है, कर्मधारय समास। समझ रहे होंगे। आगे आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान, दोनों शब्द बराबर प्रधानता होती है। जो दोनों शब्द, जैसे कि मान लीजिए माता पिता, इन दोनों में माता भी उतनी ही प्रधानता दिखा रही है जितना कि पिता दिखा रहा है। और आपको और इसकी एक ट्रिक बता दूं, जिन शब्दों में और, या, आदि अगर ये आपको लिखे दिख जाए तो आप सीधे मार दीजिएगा यहां पर द्वंद्व समास है। इसका क्या बनेगा समासिक, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, माता और पिता, रुपया पैसा आदि, ठीक है, काला या श्वेत। तो ये अगर और या आदि आपको कहीं भी दिख जाए तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ये आपको पहचान करनी बता रहा हूं मैं, और जो समास के कितने भेद होते हैं सामासिक नियमों के आधार पर ये आपको पता चल रहा है, इनको नोट डाउन करते हुए चलना। जो आपका जो लास्ट रह गया है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जो शब्द दे रखा है, जो शब्द आपको दे रखा है, जो पद आपको दे रखा है, वो पद किसी और की तरफ इशारा करता है, किसी और को आप बताता है। यानी कि अगर आपसे पूछे तीन आंखों वाला त्रिलोचन, इस शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिलोचन मतलब तीन आंखों वाला, कौन, शिव जी, यानी कि तीन आंखों, त्रिलोचन, त्रि और लोचन, ये दो पद हैं, एक त्रि एक लोचन। याद रखिएगा, एक तो हो गया त्रि और एक हो गया आपका लोचन। तो एक ये त्रि और ये लोचन, ये आपके दो पद हो गए। ये दोनों पद एक तीसरे पद किसकी तरफ, शिव जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि अगर जो दिए गए जो पद हैं वो किसी और तीसरे पद की तरफ इशारा करें तो वो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आ गया समझ। ये आपके समासिक नियमों के आधार पर समास के भेद थे। अब आप देखोगे कि सामासिक पद के आधार पर, पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने नियम होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने भागों में वह विभेदीकरण उसका किया गया है, यह आप देखिएगा। तो पहला जो किया गया है, देखिए पहला किया है आपका, अगर पद प्रधानता के आधार पर पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान, तो वह समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो होता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास तो आपको समझ आ रहा होगा, जगह कम है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा है तो वीडियो पॉज करके पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो पद प्रधानता के आधार पर हमने सामासिक नियमों के आधार पर तो पढ़ लिया है। पद प्रधानता के आधार पर पहला, अगर पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान यानी कि अव्ययी भाव समास,
अव्ययीभाव समास। अगर आपको कहीं भी समास अगर पहचानने के लिए आ जाए तो आपको सामासिक नियमों को भी याद रखना है, समास की पद प्रधानता के आधार को भी याद रखना है। दोनों में जो सूटेबल, दोनों कंडीशनों को जो पूरी करे वही समास लगाना। अगर आप एक के ऊपर ही लगाओगे, मान लीजिए पद प्रधानता के आधार पर आप ना देखें, केवल सामासिक नियमों के आधार पर अगर आपने देख लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसको गलत नहीं करना, पद प्रधानता के आधार पर भी देखना कि उसकी क्या पहचान है, और समास के नियमों के आधार पर भी आप देखना कि उसकी क्या पहचान है, तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा टफ पूछ लेता है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको दोनों नियमों को, पद प्रधानता के और समास के नियमों को, दोनों के आधार पर देखना है कि इसमें कौन सा समास होगा। तो पहला पद कौन सा, बताइए पहला पद कौन सा है? पहला पद जिसमें प्रधान वह अव्ययीभाव समास। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है जिसमें दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। दूसरा पद प्रधान कौन से में होगा बताइए? तो जो दूसरा पद प्रधान होगा वो होगा आपका द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। लेकिन द्विगु समास के यहां पर दो भेद कर दिए जाते हैं। एक कर दिया जाता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और यहां पर तत्पुरुष समास। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वह कौन कौन से समास हैं? पहला द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास। तो आपको समझ आ गया होगा। तीसरा जो नियम कहता है जिसमें तीसरा पद प्रधान, तीसरा नहीं, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह होता है आपका द्वंद्व समास। याद रखिएगा, जिसमें पहला पद प्रधान अव्ययीभाव समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पद प्रधान वो है आपका द्वंद्व समास, और जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई अन्य पद प्रधान, यानी कि चौथा क्या है? अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान या फिर कोई तीसरा पद। अगर तीसरा पद प्रधान है तो क्या होगा? तो वह होगा आपका बहुव्रीहि समास। तो वह कौन सा होगा आपका? बहुव्रीहि समास। तो कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। तो याद रखिएगा, पद प्रधानता के आधार पर यह 4 कंडीशन है, और आपके सामासिक नियमों के आधार पर 6 प्रकार के समास को बताया गया है। दोनों को आपको याद रखना है। बड़ी आसानी से आपको पूरी ट्रिक्स, पूरी परिभाषाएं और किस तरीके से आप पहचानोगे ये मैंने आपको बता दिया है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन को लगाइएगा, फिर पहचान करिएगा उस क्वेश्चन में कौन सा समास हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला पद प्रधान अव्ययीभाव, दूसरा पद प्रधान द्विगु समास, कर्मधारय और तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, अन्य पद प्रधान या फिर तीसरा पद प्रधान बहुव्रीहि समास। तो समास के और विस्तार के साथ जानने के लिए एक एक पद, एक एक भाग को, एक एक प्रकार को जानने के लिए जुड़े रहिए AKGS रिसर्च सेंटर से। अगली क्लास में हम देखेंगे कि समास को पूरे विस्तार से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन सी इन पूरी परिभाषाओं को पूरी तरह खोलकर, ये तो आपका बेसिक हो गया, अब इसके अंदर इसको खकोर खकोर कर पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं समास की अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।